हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट से उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया था, लिबरल नेशनल मूवमेंट पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट, उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल 1885 से लेकर 1905 तक रहता है। यह उदारवादियों का काल होता है। उदारवादी नेताओं का काल या उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है, क्योंकि इस काल में विभिन्न उदारवादी नेता होते हैं। उनके विभिन्न विचार, उनके विभिन्न साधन होते हैं। उन साधनों से वह औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। उनका उद्देश्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना नहीं था, औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना था। हालांकि उदारवादी नेताओं के द्वारा विभिन्न मांगे की जाती हैं, संघर्ष किए जाते हैं और ब्रिटिश सरकार के समक्ष वह प्रार्थना पत्र भेजते रहते हैं, याचिका भेजते रहते हैं, प्रतिनिधिमंडल भेजते रहते हैं। इन सभी साधनों से वह अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इस दिशा में उदारवादी आंदोलन की कुछ उपलब्धियां भी होती हैं, जैसे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात सुनिश्चित की गई थी, लेकिन निर्वाचन व्यवस्था को इतना घुमा फिरा कर रखा गया था कि उससे भारतीयों को बहुत लाभ नहीं मिल पाया। और इसी तरह से विभिन्न मांगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक यह लॉर्ड कर्जन काफी दमनकारी शासक होता है, साम्राज्यवादी शासक होता है। यह भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखता है और भारतीयों को दबाने के लिए इसने केंद्रीकरण की नीति अपनाई, जैसे कलकत्ता नगर अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम और प्रेस अधिनियम। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाई और उस नीतियों से इसने सभी सरकारी संस्थाओं में यूरोपीय प्रतिनिधित्व की बात सुनिश्चित की। यूरोपीय प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया। सभी सरकारी संस्थाओं में यूरोपीय प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया और यूरोपीयकरण करना चाहता था। यह भारत का यूरोपीयकरण करना चाहता था सभी संस्थाओं में, सभी सरकारी नौकरियों में, सभी स्वशासी संस्थाओं में। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है और यही बंगाल का विभाजन कांग्रेसियों में फूट का कारण बना। जैसा कि 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है। और जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है तो उस कांग्रेस के अंतर्गत दो गुट उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ गुट ऐसे होते हैं कि जो उग्रवादी साधनों को महत्व देते हैं, और दूसरा गुट ऐसा होता है जो अपने संवैधानिक शासन को या संवैधानिक साधन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। वह पूर्ण स्वराज नहीं बल्कि औपनिवेशिक स्वराज को बनाए रखना चाहता है। ऐसे में 1905 में कांग्रेस में विभिन्न नेताओं के मध्य वैचारिक संघर्ष उत्पन्न होता है और एक नया गुट उत्पन्न होता है। वह होता है उग्रवादी गुट। 1905 से जो उग्रवादी दल होता है, जैसे कि लाल, बाल, पाल, ये तीन नेता होते हैं जो उग्रवादी नीतियों को, लाल, बाल, पाल, ये जो तीन नेता होते हैं त्रिमूर्ति, ये जो त्रिमूर्ति होते हैं यह उग्रवादी साधनों को अपनाने पर बल देते हैं। इनका यह मानना होता है कि ब्रिटिश सरकार इस तरह से हमें स्वतंत्रता नहीं देने वाली है, इस तरह से आजादी नहीं देने वाली है। जैसा कि लाला लाजपत राय ने कहा था, हम 20 वर्षों से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। इस तरह से बंगाल के विभाजन के पश्चात परिस्थितियां विषमपूर्ण हो जाती हैं, परिस्थितियां बदलने लगती है कांग्रेस की, और इनकी विचारधाराएं भी अलग होने लगती है। उग्रवादियों की विचारधाराएं उदारवादी नेताओं की विचारधाराओं से अलग होने लगती है। जहां उदारवादी नेता ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार एक वरदान है, वहीं उग्रवादी नेता मानते थे कि ब्रिटिश सरकार एक वरदान नहीं है। उदारवादी यह मानते थे कि ब्रिटिश सरकार जब से आई है तब से भारत का विकास की है, जैसे दूरसंचार, यातायात, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, रेल मार्ग इत्यादि विभिन्न
क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार ने विकास किया है, लेकिन उग्रवादी नेताओं का कहना होता है कि यह सब ब्रिटिश सरकार अपने लिए किया है, यह भारतीयों के हित के लिए नहीं किया, यह भारतीयों के हित के लिए नहीं किया गया, या भारतीयों को पुरस्कार के रूप में नहीं किया गया, बल्कि वह अपने सुविधा के लिए उन्होंने भारत का विकास किया, क्योंकि उनका साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ था और उनको व्यापार करने में असुविधा होती थी। इसलिए व्यापारिक सुविधाओं को देखते हुए अपने यूरोपीय नागरिकों को रहने के लिए उन्होंने आवागमन का विकास किया, विभिन्न चीजों का विकास किया। तो यह ब्रिटिश सरकार को एक वरदान के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। वहीं उदारवादी नेता अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानते थे, जैसा कि दादा भाई नौरोजी का कहना है कि यद्यपि कि जानबूझ तनिक मंद बुद्धि के हैं, लेकिन उनको भारतीय परिस्थितियों का सही ज्ञान करा दिया जाए तो वह सही कार्य करेंगे। लेकिन उग्रवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते हैं, वह अंग्रेजों को न्याय नहीं मानते हैं। उग्रवादियों का यह मानना था कि अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के अत्याचार किए हैं, लोगों से जबरदस्ती कर वसूला, लोगों पर लाठियां बरसाई और अकाल पीड़ितों की मदद नहीं की। सारा धन भारत का ढो ढो के अपने देश ले जा रहे हैं, भारत को कंगाल बना दिए हैं और भारत की गरीबी का एकमात्र कारण केवल अंग्रेज हैं। अंग्रेज जब तक भारत में रहेंगे तब तक भारतीयों को न तो स्वतंत्रता प्राप्त होगी और न ही भारतीयों का विकास होगा। चारित्रिक, आर्थिक, मानसिक, नैतिक किसी भी दृष्टि से भारतीयों का विकास नहीं होगा। तो हमारी इस आर्थिक कमजोरी का, आर्थिक गरीबी का कारण अंग्रेज ही हैं। तो यह अंग्रेज को किसी भी हाल में न्यायप्रिय नहीं मानते थे। जहां उदारवादी नेता संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, संवैधानिक साधन, उदारवादी नेताओं के जो साधन होते हैं वो संवैधानिक साधन होते हैं। उनके संवैधानिक साधन क्या होते हैं? प्रार्थना पत्र भेजना, स्मृति पत्र भेजना, प्रतिनिधिमंडल भेजना, यानी कि यह अपनी मांगे संवैधानिक साधनों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन उग्रवादी संवैधानिक साधनों को अपनाने के पक्ष में नहीं होते हैं, संवैधानिक साधनों को अपनाने के पक्ष में नहीं होते हैं। इनका कहना है कि हम निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, जैसा कि अरविंद घोष ने ये कॉन्सेप्ट दिया निष्क्रिय प्रतिरोध का। इन्होंने ये कहा कि हम निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, नौकरियों का बहिष्कार करेंगे, उसकी जगह पर हम स्वदेशी आंदोलन लाएंगे, स्वदेशी आंदोलन लाएंगे। जैसा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तभी से उग्रवादियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है और यह काफी लंबे समय तक चलता रहता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 से ही शुरू हो जाता है और यह काफी लंबे समय से चलता रहता है। जब कांग्रेस में विभिन्न नेताओं के मध्य वैचारिक संघर्ष उत्पन्न होने लगते हैं तो फिर 1905 का एक बैठक होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1905 का बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है। इसमें सभी कांग्रेसी इकट्ठा होते हैं, बनारस वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें सभी कांग्रेसी नेता इकट्ठा होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी नेता होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी नेता होते हैं। तो इनके अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन होता है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उदारवादियों की पद्धति की आलोचना की जाती है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उदारवादियों की जो पद्धति होती है, जो संवैधानिक साधन होते हैं, उसको दया और याचिका की नीति कहते हैं, दया एवं याचिका की नीति कहते हैं, दया एवं याचिका का नीति कहते हैं, या फिर राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम देते हैं, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम देते हैं। तो उदारवादियों के साधनों की आलोचना की जाती है और इसके जगह पे कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाने का सुझाव दिया, स्वदेशी आंदोलन चलाने का सुझाव दिया और इनका यह मानना होता है कि हम स्वदेशी आंदोलन में सभी वर्गों को शामिल करेंगे, सभी जातियों को शामिल करेंगे और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जो उदारवादी नेता होते हैं वह पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं होते हैं, वह इसको केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। तो वह केवल बंगाल में ही इसको सीमित रखना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में इसको लागू नहीं करना चाहते हैं। और वहीं पर जो उदारवादी नेता होते हैं और उग्रवादी नेता होते हैं, उनके
उन दोनों वह दोनों स्वराज की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। जहां उदारवादी नेता स्वराज की व्याख्या औपनिवेशिक शासन में करते हैं, वहीं उग्रवादी नेता स्वराज की व्याख्या पूर्ण और निर्बाध स्वतंत्रता के रूप में करते हैं। यह कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्म यह कहते हैं कि स्वराज का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, निर्बाध स्वतंत्रता, ब्रिटिश सरकार के अधीनता में न रहना। लेकिन उदारवादी कहते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर ही स्वराज प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से इनके विचारधारा में काफी मतभेद होता है और यह मतभेद बढ़ता चला जाता है। फिर 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इस कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। जो उदारवादी नेता होते हैं वह रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जबकि जो उग्रवादी नेता होते हैं वह लाला लाजपत राय या फिर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दोनों गुटों में संघर्ष इतना तीव्र होता है, अध्यक्ष पद को लेकर इतना वाद विवाद होता है कि 81 वर्ष के दादा भाई नौरोजी को, जो उस समय इंग्लैंड में रह रहे थे, 81 वर्ष के हो चुके थे, ऐसे 81 वर्ष के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से बुलाकर कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। और यह जो अधिवेशन होता है यह ऐतिहासिक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी यह घोषणा करते हैं, यदि संभव है तो औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त किया जाए, यदि संभव नहीं है तो पूर्ण स्वराज प्राप्त किया जाए। यानी कि दादा भाई नौरोजी उदारवादी और उग्रवादी दोनों के विचारों की घोषणा कर दी। यानी कि इनका यह कहना है कि यदि संभव है तो हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करें, यदि संभव नहीं है तो हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। और दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष पद पर थे और दादा भाई नौरोजी जब कलकत्ता अधिवेशन में थे तो उन्होंने अपने भाषण का प्रारंभ सर हेनरी बैरन में के इस कथन से किया कि सुराज्य किसी भी दशा में स्वराज का विकल्प नहीं हो सकता। और इस अधिवेशन में उग्रवादी नेताओं की जीत होती है, उनकी बातें मान ली जाती है, यानी कि पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित कर दिया जाता है दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। और फिर 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में उग्रवादी नेताओं ने यह अपेक्षा की थी कि जो 1906 में जो प्रस्ताव पारित किया गया है पूर्ण स्वराज का, इस संकल्प को उदारवादी मान लेंगे। लेकिन उदारवादी मानने के पक्ष में नहीं होते हैं, वह अपने ही औपनिवेशिक स्वराज में विश्वास करते हैं, संवैधानिक साधन में विश्वास करते हैं। तो सूरत अधिवेशन में फिर विवाद होता है अध्यक्ष पद को लेकर। उग्रवादी नेता चाहते हैं कि यदि लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो हम उनकी अध्यक्षता में अपने संकल्प को पारित करा लेंगे। वहीं उदारवादी नेता फिर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वह उग्रवादियों की नीतियों और उनकी विचारधाराओं को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में फिर वाद विवाद होता है और उदारवादी नेता जबरदस्ती रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं और अध्यक्ष की घोषणा कर देते हैं। और फिर यहीं से 1907 में जो कांग्रेस के उग्रवादी गुट होता है वह कांग्रेस से अपने को अलग कर देता है, यानी कि वह उदारवादियों से अपने को अलग कर देता है। वह कांग्रेस में रहकर ही आंदोलन चलाना चाहता था, उन्हें कांग्रेस में रहकर ही आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। 1907 में सूरत में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, एक दल हो जाता है नरम दल, दूसरा हो जाता है गरम दल, यानी कि एक उग्रवादी और दूसरा उदारवादी दल हो जाता है।
इस तरह से सूरत अधिवेशन को कांग्रेस के विभाजन के रूप में हम स्वीकार करते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि 1907 में सूरत का अधिवेशन हो जाता है और लाल बाल पाल का अलग गुट हो जाता है। यह अपने अलग तरीके से आंदोलन चलाने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर आया था। वहीं 1905 में भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल होता है 1905 से लेकर 1910 तक होता है। 1910 तक इनका कार्यकाल होता है लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय बन के आते हैं। वह देखते हैं कि भारतीयों में असंतोष व्याप्त है और बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए यह घोषणा करते हैं, एक नया अधिनियम बनाने की घोषणा करते हैं। 1907 में वायसराय लॉर्ड मिंटो घोषणा करते हैं अधिनियम बनाने की। अब जब लॉर्ड मिंटो के द्वारा अधिनियम बनाने की घोषणा किया जाता है तो यह उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में फूट उत्पन्न कर देता है, क्योंकि उदारवादी नेता चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत का विकास करे, भारत का सुधार करे, धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन करे। तो यह 1907 में जो मिंटो के द्वारा घोषणा की गई थी, यह उदारवादियों के पक्ष में होता है। इस तरह से उदारवादी और उग्रवादियों में फूट का एक कारण यह भी होता है, यानी कि लॉर्ड मिंटो की घोषणा को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। वहीं जब 1907 में सूरत अधिवेशन संपन्न होता है, सूरत में जब कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न होता है तो इस अधिवेशन में उग्रवादी नेता स्वयं को अलग कर लेते हैं और अपना कार्यक्रम बनाते हैं। और उग्रवादी नेता अपने मन से 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। वह क्या होता है? पहला, स्वदेशी का संकल्प, स्वदेशी आंदोलन का संकल्प। दूसरा होता है स्वराज की प्राप्ति। तीसरा होता है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। और चौथा होता है राष्ट्रीय शिक्षा। यह 4 सूत्री कार्यक्रम उग्रवादी नेता अपनाते हैं और फिर 1907 से आंदोलन शुरू कर देते हैं, या 1907 से फिर आंदोलन शुरू कर देते हैं। हालांकि जो स्वदेशी आंदोलन होता है वह 1905 से ही शुरू होता है, बंगाल के विभाजन के समय से ही शुरू होता है, लेकिन इसका विस्तार केवल बंगाल के क्षेत्र तक ही रहता है। जब 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है और उग्रवादी नेताओं ने अपने मन से 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कर देते हैं, तो फिर स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में होने लगता है। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह पंजाब और उत्तर प्रदेश, जिसको उस समय कहा जाता था आगरा अवध संयुक्त प्रांत, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में नेतृत्व करते हैं लाला लाजपत राय, और महाराष्ट्र और मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते हैं बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में नेतृत्व करते हैं बिपिन चंद्र पाल। इसी तरह से जितने भी उग्रवादी नेता होते हैं, सारे उग्रवादी नेता अपने अपने क्षेत्रों में इस स्वदेशी आंदोलन का विस्तार करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? पहला तो शामिल होता है कि हम ब्रिटिश माल का बहिष्कार करेंगे, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और हम अब स्वयं बनाएंगे। हम वो सारी वस्तुएं, जितने भी उपभोग की वस्तुएं हैं, स्वयं बनाएंगे और विदेशी नमक का बहिष्कार करेंगे। और जितने भी अवैतनिक पद हैं, अवैतनिक पदों पर जो लोग हैं वह सभी लोग अवैतनिक पदों को त्याग देंगे, यानी कि अवैतनिक पदों से त्याग पत्र दे देंगे। इसी तरह से सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना इसमें शामिल था। अंग्रेजों को सेवाएं देने से इनकार करना था। जो मजदूर हैं या जो भारतीय हैं जो अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को ठप करना, उनका पूर्ण रूप से असहयोग करना। साथ ही साथ जो व्यक्ति अंग्रेजी में बोलता था, जो भारतीय थे जो अंग्रेजी में बोलते थे, अंग्रेजी में बोलना बंद करना और विदेशी सामान उपयोग नहीं करना। जो व्यक्ति विदेशी सामान उपयोग कर रहा है उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
तो ये सारे कार्यक्रम इस स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे। उग्रवादी नेताओं के कार्यक्रम में ये सभी शामिल थे। साथ ही साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम थे, जैसे कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, हैंडलूम व हथकरघा को प्रोत्साहन करना और हस्त निर्मित वस्तुओं की जगह जगह प्रदर्शनी लगाना। तो हम देखते हैं कि 1907 और 8 तक स्वदेशी आंदोलन में प्रदर्शनियों की बाढ़ हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी प्रदर्शनी की बाढ़ आ जाती है, यानी कि जगह जगह प्रदर्शनी लगाई जाती है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, जगह जगह कुटीर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार किया जाता है, अवैतनिक पदों का बहिष्कार किया जाता है और अधिक से अधिक हस्त निर्मित वस्तुएं प्रयोग में की जाने लगती हैं। वहीं जो दहेज में विदेशी सामान लेते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है और स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है। विभिन्न नेता इसका नेतृत्व करने लगते हैं। दिल्ली में नेतृत्व करते हैं सैयद हैदर रजा और मद्रास में नेतृत्व करते हैं चिदंबरम पिल्लई, यानी कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मद्रास, तमिलनाडु, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उग्रवादी नेताओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। आंदोलन की प्रगति बढ़ती रहती है। ब्रिटिश सरकार जब देखती है कि यह आंदोलन प्रगति कर रही है और पूरे भारत में इस आंदोलन का विस्तार हो रहा है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की जाती है। जो छात्र स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर देते हैं उनको यह अयोग्य घोषित कर देती है और उनकी छात्रवृत्तियां बंद कर देती हैं। उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, पीटा जाता है और इसी तरह से विभिन्न अवैतनिक पदों पर जितने लोग थे उनको प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश सरकार का दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ होती है। ब्रिटिश सरकार का दमन जितना तेज होता है, स्वदेशी आंदोलन का भी उत्साह उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे कि धोबियों ने, नाइयों ने, मोचियों ने ब्रिटिश सरकार के बाल काटने से इनकार कर दिए, कपड़े धोने से इनकार कर दिए और जूते सिलने से इनकार कर दिए। वहीं जो महिलाएं होती हैं वो विदेशी चूड़ियां पहनने से इनकार कर देती हैं। जो मठ मंदिर के पुजारी होते हैं विदेशी चीनी से प्रसाद ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं और लोगों ने दहेज में विदेशी वस्तुओं को लेने से मना कर दिया। तो ये सारे प्रभाव स्वदेशी आंदोलन के होते हैं। स्वदेशी आंदोलन बढ़ता जाता है। लेकिन वहीं 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर एक मुकदमा चलाया जाता है और फिर 1908 में उनको 6 वर्षों की जेल हो जाती है। 6 वर्षों की जेल हो जाती है और 1908 में मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले, यह बर्मा में पड़ता है। मांडले जेल भेज दिया गया, सश्रम कारावास हो जाती है। फिर बाल गंगाधर तिलक को 1914 में छोड़ा जाता है। 1914 में छोड़ा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो उग्रवादी आंदोलन है यह 1905 से लेकर 1908 तक भयंकर रूप में चलता है। 1907 में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह पर भी मुकदमा चलाया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। वहीं अरविंद घोष, यह भी उग्रवादी नेता होते हैं। अरविंद घोष को भी अलीपुर षड्यंत्र केस 1907 में, अलीपुर षड्यंत्र केस 1907, यह 1907 में घटित होता है। अलीपुर षड्यंत्र केस के आधार पर अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद घोष पर भी मुकदमा चलाया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अरविंद घोष को 1909 में रिहा कर दिया जाता है। अरविंद घोष को और बिपिन चंद्र पाल को 1909 में रिहा कर दिया जाता है और अरविंद घोष जो होते हैं वह संन्यास ले लेते हैं, भारतीय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और वह पांडिचेरी चले जाते हैं। और वहां पर आश्रम की स्थापना करते हैं जिसको अरविंदो आश्रम के नाम से हम जानते हैं। अरविंदो आश्रम के नाम से जानते हैं। वहीं बिपिन चंद्र पाल भी इस मूवमेंट से संन्यास ले लेते हैं। फिर हम यह देखते हैं कि 1908 तक स्वदेशी आंदोलन अपने व्यापक रूप में चला था
और फिर धीरे धीरे आंदोलन या तो समाप्त हो जाता है, या तो स्थिर पड़ जाता है, या तो फिर मंद गति से चलने लगता है। लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन का ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश राजनीति पर, ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो 1905 से 1908 तक जो आयात होता था, विदेशी वस्तुओं का आयात होता था, उस आयात में गिरावट आ जाती है। वहीं उस समय युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद का विकास होता है, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। युवा भी जान लेते हैं कि हमें आंदोलन करना होगा, हमें अंग्रेजों का विरोध करना होगा, अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा, हमें स्वराज प्राप्त करना होगा। वहीं उस समय भारत का वायसराय होता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1909 में एक अधिनियम लाता है, भारतीय शासन अधिनियम, या इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले जो होते हैं वो भारत सचिव होते हैं, मिंटो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल होते हैं। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है, मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है। यह सब स्वदेशी आंदोलन का ही प्रभाव होता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने की योजना बनाई या सुधार करने की सोचा। और इस अधिनियम के तहत भारतीयों को कुछ रियायतें भी प्रदान करने की घोषणा की गई। वहीं स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाते हैं, अपने देश के राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। इसी आंदोलन के दौरान कुटीर उद्योगों का विकास होता है, विभिन्न कुटीर उद्योगों का विकास होता है, जैसे कि कपड़ा मिल की स्थापना की जाती है, साबुन उद्योग, माचिस की फैक्ट्री, चर्म शोधन कारखाना यानी चमड़े का कारखाना, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की स्थापना होती है, भारतीय दुकानों की स्थापना होती है, भारतीय उद्योग धंधों की स्थापना होती है। और जो ब्रिटिश सरकार के प्रभाव से या ब्रिटिश व्यापारियों के प्रभाव से या ब्रिटिश कंपनियों के प्रभाव से भारतीय उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं, उन उद्योग धंधों को पुनर्जीवित किया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन के कारण ही 1910 में लॉर्ड हार्डिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। 1910 में भारत में लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय बन के आते हैं, वायसराय या गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1910 में। लॉर्ड हार्डिंग भारतीय परिस्थितियों से अवगत होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग भी भारतीय परिस्थितियों को धीरे धीरे भांपते हैं और वह पता करते हैं कि इतना असंतोष क्यों है, ब्रिटिश सरकार के प्रति इतना असंतोष क्यों है। तो लॉर्ड हार्डिंग को यह पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष का एकमात्र कारण बंगाल का विभाजन है, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था, यही सारे विवादों की जड़ है। तो लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर देते हैं। बंगाल विभाजन को समाप्त कर देते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर देते हैं और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को फिर एक कर देते हैं। और इसी समय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां ट्रांसफर कर दी? दिल्ली ट्रांसफर कर दी। 1911 के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता होती है, लेकिन 11 के पश्चात भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का या उग्रवादी आंदोलन का काफी व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है और ब्रिटिश सरकार समय समय पर संशोधन अपने शासन व्यवस्था में, अपने कार्यशैली में समय समय पर संशोधन भी करती रहती है, बदलाव भी करती रहती है। 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक की रिहाई होती है तो यह फिर भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो 1916 में यह श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, यानी कि स्वशासन की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और फिर यह आंदोलन छेड़ देते हैं और मध्य प्रांत में, महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व करते हैं, होम रूल लीग का नेतृत्व करते हैं बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास में नेतृत्व करती हैं श्रीमती एनी बेसेंट। वहीं बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से 1916 में ही लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट
लखनऊ पैक्ट होता है और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है और समझौते में यह बात तय की जाती है कि सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है 1916 में लखनऊ पैक्ट में, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। तो 1916 से फिर छिटपुट रूप में आंदोलन शुरू हो जाता है। वहीं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है और महात्मा गांधी भी 1915 में भारत आ जाते हैं। महात्मा गांधी भी भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने लगते हैं और वहीं जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं वह 1918 में इंग्लैंड चले जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। फिर 1919 में ये आते हैं, 1919 में आते हैं तो 1920 में फिर ये 1919 में आते हैं तो 1920 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी दोनों मिलकर असहयोग आंदोलन की नीति तैयार करते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रारूप तैयार करते हैं, योजना तैयार करते हैं। लेकिन 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। वहीं 1910 के पश्चात लाला लाजपत राय अमेरिका चले जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं। तो इस तरह से 1905 से लेकर 1919 तक यह उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहता है। उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहता है और व्यापक पैमाने पर विरोध किया जाता है। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से असहयोग किया जाता है, उसके अवैतनिक पदों से इस्तीफा दिया जाता है। यानी कि ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं जिससे कि ब्रिटिश सरकार तंग आ जाए और भारत को छोड़कर फिर वापस चले जाए। इस तरह से 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और 1919 से गांधी युग प्रारंभ होता है। गांधी युग प्रारंभ होता है 1919 से। अब महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं, फिर वह 3 आंदोलन छेड़ते हैं। 1915 में भारत आते हैं, फिर 1917 में 3 आंदोलन छेड़ते हैं, चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। गांधी युग पर पूरा मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, पहले से ही अपलोड कर रखा है। फिर 1920 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। 1930 में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन या दांडी मार्च, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। फिर 1942 में महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। और महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं यह सब मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर ही उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर को क्लिक करेंगे तो ये सारा वीडियो आपको आ जाएगा। अब मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके पश्चात हम आ जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, फिर मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें होंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सूर्य सेन इत्यादि विभिन्न क्रांतिकारियों को मैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।